हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है रूरल डेवलपमेंट को लेकर, वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस ऑन रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने क्लास 12 का ये टॉपिक तैयार किया है तो आपके लिए अच्छी बात है कि कुछ बिल्कुल रेडी क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ विद आंसर्स, और आपके लिए ईजी हो जाएगा आपका वाइवा। लेकिन बच्चों, इससे पहले ये भी बोलूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट जरूर कीजिएगा। आप मुझे मेरे दूसरे चैनल तरन सर ब्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ में अगर किसी तरह का आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? कि गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्यों इस्टेब्लिश किए हैं, उसका क्या रीज़न है? देखो, फाइनेंस के सोर्सेज को या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को जो है अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प करना, मीन्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट ए चीपर इंटरेस्ट रेट। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है कि बिल्कुल चीपर रेट पे फार्मर्स को क्रेडिट रेट प्रोवाइड करना और क्रेडिट प्रोवाइड करना, और दूसरा है टू असिस्ट स्मॉल फार्मर्स इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। मैंने आंसर यहाँ पर लिखे हुए, ताकि छोटे फार्मर्स को उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को रेज करने में या मैक्सिमाइज करने में उनकी इनकम को हेल्प करना। तो इसी वजह से क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को इस्टेब्लिश किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और ये क्वेश्चन जो है, अगर बाई चांस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि बताइए आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूरल डेवलपमेंट? तो रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब होता है विलेज, गाँव। तो गांव की डेवलपमेंट का मतलब है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ को बेटर बनाने के, जैसा कि यहाँ पर आपका ये हेडिंग है, इसी का मीनिंग बता रहा हूँ। रूरल लाइफ को बेटर बनाने के लिए कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस होती है, जिसका मेन मोटिव होता है उसको थोड़ा सा रूरल लाइफ को बेटर किया जा सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रूरल बैंकिंग आर। जैसे गांव में बैंक खोल दिए जाते हैं, लेकिन उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? एक तो रूरल क्रेडिट की इनसफिशिएंट होता है, ग्रोइंग ओवरडोज और एनी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। अब जैसे पैसा लोग बैंक में जमा कराएंगे तभी तो बैंक आगे देगा, बैंक कहाँ से पैसा लेगा? अब जैसे सिटीज़ में बैंक्स होते हैं, आप जितना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो 15% वो कैश अपने पास रेडी रखते हैं, जो कि डेली उनका लेन देन में यूज़ होता है। लेकिन जैसे रूरल की अगर बैंकिंग की बात करेंगे तो उनके पास पैसे की तो शॉर्टेज रहती है हर एंगल से। ओवरडोज मीन्स ग्रोइंग ओवरडोज हो गई, इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट हो गया, या इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, ये सारे के सारे इसमें ड्रॉबैक है, प्रॉब्लम है। Which is the apex body which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit? अब जैसे रूरल क्रेडिट के लिए अगर देखा जाए तो कौन सी टॉप एपेक्स होती है, टॉप लेवल की बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर, वैसे हम कहेंगे नाबार्ड, NABARD। तो ये वाली है यहाँ पर NABARD, नाबार्ड। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1982 में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू। जो माइक्रो फाइनेंस की स्कीम है वो किसकी हेल्प से एक्सटेंड की गई है? तो इट्स माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से इसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। विच पीरियड इज नोन एज ग्लोबल रेवोल्यूशन। जैसे यहाँ पर ये माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन दे दी ग्लोबल रेवोल्यूशन के नाम से, यानी जो ग्लोबल रेवोल्यूशन जो है उसका पीरियड कौन सा था? 1991 से 2003 के बीच में। सॉरी, इसको ग्लोबल रेवोल्यूशन का नाम देंगे, तो ये ग्लोबल रेवोल्यूशन का नाम था। नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज ए सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्टिव। मिल्क प्रोडक्टिव में एक टॉप लेवल की स्टेट बताइए जिसने बहुत प्रोग्रेस की है, और वो कौन सी है? गुजरात। विच इज़ ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनमें से कौन सा ऐसा क्रेडिट है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है? देखो, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? जहाँ आपसे बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और जहाँ गारंटी अलग तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशन में देखिए, जैसे मनी लेंडर्स हैं, वो नो डाउट वो अपने हिसाब से अपना जो भी एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। मनी लेंडर्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, ट्रेडर्स,
एंड कमीशन एजेंट्स, ये सारे के सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों से कुछ पैसा ले लेते हैं, वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। रिलेटिव्स भी उसी में आते हैं। इंडिया में या वैसे देखिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल है किस लिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। इसमें बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको बतानी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या बेनिफिट है, क्यों बेनिफिशियल है। तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, हेल्दी फूड। सबसे अच्छी बात ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्दी फूड आपको मिलता है, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे। अगर इन्वायरमेंट के तरीके से देखें तो सस्टेनेबल बेसिस को तैयार किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। साथ में इट जनरेट्स इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है तो इनकम भी जनरेट होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। नेक्स्ट है, व्हाई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर सरकार फिक्स कर देती, जैसे आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले जो किसान डिमांड कर रहे थे सरकार से, वो यही थी कि एमएसपी फिक्स किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जाए। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स का मतलब क्या होता है कि फार्मर्स के हितों को ध्यान में रखी, इसका मेन पर्पस ये होते हैं। व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है, तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच marketing societies are formed by farmers to sell the output collectively and to take advantage of collective bargaining। अब देखो फिर से सुनिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है। इसका मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं वो कौन फॉर्म करता है, वो बनाते हैं किसान, फार्मर्स बनाएंगे, ताकि अपनी आउटपुट को कलेक्टिवली वो सेल कर सकें, और साथ में एडवांटेज भी उनको कैसे मिले, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। जैसे 100 किसान हैं, मिल गए इकट्ठा, उन्होंने अपना प्रोड्यूस ले गए एक जगह पे, तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जब इतने सारे लोगों की कोई भी जो फसल कहीं पर भी बिकने के लिए जाएगी तो बेनिफिट सबको होगा। अगर आप सिंगल सिंगल जाएंगे तो किसी के साथ कुछ डील होगी, किसी के साथ कुछ डील होगी, तो ये फ़ायदा हो जाता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे तो इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका बीच में आ जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो ये है प्रोडक्शन सिस्टम जो सस्टेन करता है हेल्थ ऑफ सॉइल्स, इकोसिस्टम्स एंड पीपल। देखो इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, इन्वायरमेंट भी बचा रहता है, लोगों को भी फायदा होता है, सॉइल का भी जो है कंडीशन बेटर रहती है, एंड इट रिलाइज ऑन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, biodiversity and cycles adapted to local conditions rather than the use of inputs with adverse effects। इसमें क्या होता है, use of inputs with adverse effects, वो भी जो है थोड़ा सा नहीं होते जो जिसके harmful effects होते हैं। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इसमें माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस स्मॉल लेवल का होता है, मैक्रो बड़े लेवल पे होगा, यानी इट इज़ अ क्रेडिट स्कीम एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये ऑलरेडी पहले आ चुका है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, यानी ये सेटअप किए गए हैं टू प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। अब जो पैसा इकट्ठा होता है, पूल्ड मनी होती है, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर टू बी रिपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। यानी उनको ऐसा है, पैसा तो उनको दे देते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स वो कम होता है। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे 100 लोग मिल गए, उन्होंने आपस में ये प्लान आउट किया कि हम 200 रुपये इस ग्रुप के एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आपने किसी को ज़रूरत है तो वहाँ से ले लेगा वो पैसे, और बाद में उसको इंटरेस्ट कम रेट पे, लेकिन इंटरेस्ट पे वो चुकता पैसे करने पड़ेंगे एक टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है, गिव एनी वन लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक लिमिटेशन भी आप बता सकते हैं कि जो यील्ड है, जो क्रॉप होती है फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस एज कंपेयर टू मॉडर्न फार्मिंग। विच स्टेट्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। मरीन कौन सी होती है, जो सी लाइफ से, सी से निकलती हैं, जैसे फिश वगैरह होगी लाइक। तो कौन सी स्टेट्स हैं वो मेजर हैं, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सारी सी कोस्ट पे हैं, ये समुद्र के किनारे पे हैं। वाई द पीरियड ऑफ 1991 एंड 2003 इज नोन एज पीरियड ऑफ ग्लोबल रेवोल्यूशन। ग्लोबल रेवोल्यूशन का नाम क्यों दिया गया, बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट इन हॉर्टिकल्चर बिकेम हाईली प्रोडक्टिव एंड द सेक्टर इमर्ज्ड एज ए सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन। ये जो है सेक्टर इमर्ज किया एक
लाइवलीहुड के लिए बहुत बढ़िया। तो इसको जो है ग्लोबल रेवोल्यूशन का नाम दे दिया जाता है इस पीरियड को, जो 1991 से 2003 के बीच में था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डज हॉर्टिकल्चर रिक्वायर। अब हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये साइंस होती है। मींस हॉर्टिकल्चर क्या होती है, पहले तो ये आपसे टीचर पूछेगा बताइए हॉर्टिकल्चर है इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डेवलपमेंट sustainable production, marketing and use of high value intensely cultivated food and ornamental plants। जब आप बड़े कहते हैं ना एक सोफिस्टिकेटेड टाइप के प्लांट जो हैं, फूड हो गई, कल्टीवेट हो, तैयार करते हैं, तो जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं दे आर डाइवर्स इंक्लूडिंग एनुअल एंड पेरेनियल स्पीशीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स, ये सारे के सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। अब कहते हैं कि इसके लिए किस तरह का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपको इतने बड़े लेवल पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स या डेकोरेटिव प्लांट्स अपने तैयार करने हैं तो कैसा चाहिए। कहते हैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें सबसे बड़ी है इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि ये इस तरीके से तैयार की जाती हैं कि बेमौसम भी हो जाती हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, मार्केटिंग लिंकेजेस होने चाहिए, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स होनी चाहिए और साथ में टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। तो ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमारे जो हॉर्टिकल्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर जो के का पार्ट है, उसमें अगर आप ये चीज़ इंक्लूड कर देते हैं सारी की सारी, तो आई थिंक सो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। और किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट के लिए कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फ्री टू ओपन, तो आप वहाँ पर अपना कमेंट दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।